Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 7 from biology metric class, man and its environment. Now, what are the biotic and abiotic factors? Biotic factors are the living things within an ecosystem such as plants, animals and bacteria. बायोटिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या प्रेजेंट हैं उनको हम बायोटिक कहते हैं। उनमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्जी, ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। नाउ व्हाट आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स? Abiotic are the non-living components that are present in our environment. ऐसे components जो नॉन लिविंग हो और हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उनको हम एबायोटिक कहते हैं, सच एज सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, गैसेस, हीट, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्योंकि ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं मगर ये नॉन लिविंग है। बायोटिक फैक्टर्स का हमारे हमेशा जो है रिलेशनशिप रहता है एबायोटिक के साथ, मतलब बायोटिक फैक्टर्स हमेशा रिलेशनशिप में रहते हैं एबायोटिक के। जैसे इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है, ये एबायोटिक फैक्टर है। सॉइल की नीड होती है प्लांट्स को। एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सो बायोटिक और एबायोटिक का हमेशा आपस में रिलेशनशिप रहता है। व्हाट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with the physical, chemical and biological components of the environment and their effect on the living organism. ऐसी ब्रांच साइंस की जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के साथ डील करे। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास लिविंग, फिजिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास एटमॉस्फेयर और केमिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, इन सब के साथ डील करें तो वो हमारी एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहलाती है। नाउ व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर उसे कहते हैं ऐसा पीस अर्थ का, ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ पर जानदार बसते हों। अ पीस ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर रहते हों उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। सो अगर आप अर्थ को देखें तो ज़मीन की कोई भी ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स ना हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, ये सारे हमारे लिविंग क्रिएचर्स में आते हैं। पानी में रहते हैं जानदार, सॉइल में रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, वोल्केनोज में रहते हैं, ग्लेशियर्स में। सो लाइफ जो अर्थ है वहाँ उसका कोई भी कोना, उसका कोई भी पीस लाइफ से खाली नहीं है। सो इट मीन्स बायोस्फीयर हमारा टोटल अर्थ कहलाती है। मीन्स टोटल अर्थ में जितने भी लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं वो हमारे बायोस्फीयर कहलाता है। व्हाट इज हैबिटाट? द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटाट। ऐसा टुकड़ा, ऐसा पीस ज़मीन का जहाँ पर वो जानदार रह रहा हो। जस्ट लाइक फ्रॉग का हैबिटाट सॉइल भी है और वाटर भी है। समटाइम फ्रॉग जो है एग ले करता है पानी में और रहता कहाँ है, समटाइम पानी में रहता है और समटाइम ज़मीन पे रहता है, तो वो उसका हैबिटाट है। उसके अलावा हमारा घर, हम जिस घर में रहते हैं वो हमारी हैबिटाट है। प्लांट्स सॉइल में रहते हैं, सॉइल उनकी वो हैबिटाट है। इट मीन्स वो क्रिएचर जहाँ पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो उसकी हैबिटाट है। इट मीन्स उसका घर है, वो हमारा हैबिटाट कहलाता है। व्हाट इज़ कम्युनिटी? द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरैक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड कम्युनिटी। ऐसा ग्रुप पॉपुलेशन का, ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो एक ही जगह पे मिलके रह रहे हों उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। मतलब डिफरेंट
क्रिएचर्स जैसे कैट, डॉग, गॉट, बफेलो, ये सारी एक ही जगह पे रह रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं। मीन्स आपस में उनका लेना देना है किसी ना किसी से, किसी ना किसी वजह से आपस में वो इंटरेक्ट करें, तो वो उनकी कम्युनिटी कहलाएगी। मीन्स डिफरेंट पॉपुलेशंस व्हेन लिव इन अ ग्रुप और इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इट इज़ कॉल्ड इट्स कम्युनिटी। जैसे कि हमारी सोसाइटी में अगर हम लिविंग क्रिएचर्स में हम ह्यूमन को ले लें, तो हमारी सोसाइटी में हम कुछ पुअर होते हैं, कुछ मिडिल क्लास रहते हैं, कुछ अपर क्लास रहते हैं, कुछ सुपर अपर हैं। सो डिफरेंट किस्म के लोग हमारी पॉपुलेशन में आ जाते हैं जो एक ही कम्युनिटी में रहते हैं। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? एन एरिया वेयर एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कहलाता है जहाँ पे सारे लिविंग क्रिएचर्स आपस में इंटरेक्ट करें, चाहे वो आपके पास आपके फॉरेस्ट के हों, आपके पास आपके एयर के हों, जैसे बर्ड्स हो गए, फ्रॉग, एम्फीबियंस हमारे पास आ गए, या रेप्टाइल्स। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। इको मीन्स एनवायरमेंट। What are the producers, what are the consumers, and what are the decomposers? Producers are those organisms that make their own food by absorbing sunlight and using their energy to thrive, like plants and algae. Producers हमारे ऐसे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जो सनलाइट से जो सनलाइट की रेज हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना खाना खुद तैयार करते हैं by the help of by the process of photosynthesis. These are called producers. तो प्रोड्यूसर्स में हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं और एल्जी आ जाता है, उसके अलावा कुछ फंजाई भी आ जाते हैं, कुछ और भी लिविंग क्रिएचर्स हैं। इट मीन्स ऐसे प्रोड्यूसर्स वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार करें बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, और सनलाइट से जो ये खाना तैयार करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Now, what are the consumers? Consumers are animals that eat living things as means of energy. Consumers ऐसे जानदार होते हैं जो लिविंग क्रिएचर्स को खाते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। अब लिविंग क्रिएचर्स वो कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्लांट भी हो सकता है। जैसे हम प्लांट से फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे स्पेनिच हो गया, मटन लेते हैं, पी। तो प्लांट्स हमारे पास वो भी लिविंग क्रिएचर्स में आ गए, और उसके अलावा लिविंग क्रिएचर्स में हमारे पास एनिमल्स जैसे हम हैन खाते हैं, गॉट खाते हैं। तो ये लिविंग क्रिएचर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग क्रिएचर्स खाते हों एनर्जी हासिल करने के लिए, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। नाउ व्हाट आर द डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड प्लांट एंड एनिमल। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट या एनिमल डाई कर जाता है, फिर उसका जो मटेरियल होता है, उस डेड बॉडी का मटेरियल, वो डिकम्पोजर्स खाते हैं। वो जैसे कोई प्लांट की डेथ हो गई, किसी एनिमल की हो गई, अब वहाँ पे बैक्टीरिया आएंगे, उसके अंदर जो इतना भी उसका लिविंग क्रिएचर का मटेरियल होगा, जो बैक्टीरिया के लिए की नीड होगा, वो उसको खा जाएगा। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड बॉडी से खाना लें, तो उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? Trophic level is defined as the position of an organism in a food chain and range from 1 to 5, means primary producer to marine animals and humans. ट्रॉफिक लेवल ये होता है, मीन्स इसको पायरामिड भी कहते हैं क्योंकि ये पायरामिड स्ट्रक्चर का होता है। पायरामिड इस स्ट्रक्चर का होता है, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है। इसके अंदर 5 लेवल होते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। जो सबसे लीस्ट ट्रॉफिक लो लेवल होता है उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। उनमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं जो हमारे लीस्ट में आ जाते हैं? प्रोड्यूसर्स में हमारे पास प्लांट और एल्जी आ जाते हैं। इट मीन्स ऐसे लिविंग क्रिएचर्स
जिनके पास ये एबिलिटी हो कि वो अपना खाना खुद तैयार कर सकें, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और खुद कैसे तैयार करेंगे? एबायोटिक फैक्टर्स से, मीन्स सनलाइट लेंगे, वाटर लेंगे, जो हमारे नॉन लिविंग मटेरियल हैं उनकी हेल्प से वो अपना खाना खुद तैयार करेंगे। और ये हमारे ट्रॉफिक लेवल 1 पे होते हैं, मीन्स बेस पे प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉफिक लेवल जो होता है हमेशा बेस से स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर जाता है। इनमें प्लांट्स और एल्जाई आ जाते हैं। सेकंड जो होता है ट्रॉफिक लेवल, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। द प्राइमरी कंज्यूमर ऑक्यूपाइंग इन दिस लेवल फीड ऑन द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हों, मीन्स सिर्फ प्लांट्स पे उनका रहना हो, जैसे रैबिट, गॉट, बफेलो, गोश्त ना खाते हों, सिर्फ पौधे खाते हों, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स में रखते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल्स दैट फीड ओनली प्लांट, दैट फीड ऑन प्लांट्स। और ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। मीन्स दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट ईट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, जस्ट लाइक ग्रास होपर, बी, ऑन्ट, बटरफ्लाई, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हों। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर आर कंप्राइज्ड ऑफ एनिमल्स दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। अब ऐसे लिविंग क्रिएचर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हों, मतलब जो गोश्त खोर हों, उनको हम कहते हैं कार्निवोरस। मीन्स दोज एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे जानदार जो बाकी जानदारों को खाएं, उनको हम कहते हैं प्रीडेटर्स, जैसे रैट, स्पैरो, फ्रॉग। उसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ जाती है लायन और फॉक्स। लायन, फॉक्स, हॉक, ईगल, ये ऐसे जानदार हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। उसके अलावा एक और टर्म है एपेक्स प्रीडेटर। व्हाट इज एपेक्स प्रीडेटर? एपेक्स प्रीडेटर हम उससे कहते हैं जिसका कोई भी प्रीडेटर ना हो। प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को। एपेक्स प्रीडेटर्स ऐसे शिकारी होती हैं जिनका कोई भी शिकारी ना हो, जैसे कि लायन। अब लायन का शिकार कौन करेगा? लायन तो खुद दूसरों का शिकार करता है, सो इट मीन्स लायन इज अ एपेक्स प्रीडेटर। एनिमल्स दैट फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोरस। अब इस सेकेंडरी में ये भी आ जाते हैं कि ऐसे जानदार जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हों, उनको हम ऑमनीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस वो जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हों, कार्निवोरस वो जो सिर्फ जानवरों को खाते हों, और ऑमनीवोरस वो जो प्लांट्स भी खाएं और जानवर भी खाएं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी हम ह्यूमन की, हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। इसके अलावा ये चिंपैंजी एक मंकी की स्पीशी है, गोरिल्ला, रैकून। टर्शरी कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर इज कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएं वो टर्शरी कंज्यूमर में आ जाते हैं, जैसे कि लाइन, आउल, स्नेक। लाइन, आउल एंड स्नेक। लास्ट है हमारे पास डिकम्पोजर्स, जो हमेशा फर्स्ट पीक पे होता है। डिकम्पोजर्स में हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, जो कि हमारा डेड मटेरियल खाते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ वॉर्म्स हैं, मिलीपीड्स हैं, डक फ्लाइज, वुड लाइस, ये भी डेड मटेरियल को खाते हैं। डिकम्पोजर्स में हमारे पास फंजाई और बैक्टीरिया है। उसके अलावा एक डिटेरिवोरस होते हैं, वो भी डेड मटेरियल को खाते हैं एज अ एनिमल मैटर। मीन्स डेड प्लांट्स को खाते हैं और डेड एनिमल्स को। डिटेरिवोरस में हमारे पास वॉर्म्स, मिलीपीड्स, डक फ्लाइज और वुड लाइस आ जाते हैं। तो ये हमारा था ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में
डिटेरिवोरस, यहाँ पे ये हॉक नहीं है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और प्रोड्यूसर से ऊपर जाएगा। और इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो है टोटल 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होती है। इट मीन्स इसने 100% एनर्जी ली सन से, अब ऊपर सिर्फ 10% जाएगी, बाकी 90% इसके पास ही होगी। वो उसकी रिस्पायरेशन में लॉस होगी, उसकी मूवमेंट में लॉस होगी, या बाकी एक्टिविटीज़ में इसकी लॉस हो जाएगी। सो ओनली 10% विल ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट लेवल। फिर इस 10 में से 1% ऊपर जाएगा, फिर 1 में से 0.1% आगे ट्रांसफ़र होगा, फिर 0.01। सो यहाँ पे बेस्ट जो है ज़्यादा एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूसर्स के पास होती है। फिर वो 10%, फिर इन प्रोड्यूसर्स को जो प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे उनके पास सिर्फ 10% वो एनर्जी जाएगी। व्हाट इज़ फूड चेन? A series of transfer of energy from one trophic level to another is called a food chain. ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे को पर, इस ये एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर, इसको हम फूड चेन कहते हैं। और ओनली 10% फूड एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल। व्हाट इज फूड वेब? When various food chains link together and interact with each other to form a food web. जब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में मिलते हैं और इंटरेक्ट होते हैं तो उनको हम कहते हैं फूड वेब। व्हाट इज पायरामिड? पायरामिड हमारा ये था, एनर्जी इन वेरियस इकोसिस्टम फ्रॉम लोअर टू हायर इज कॉल्ड पायरामिड। लोअर टू हायर, एनर्जी हमेशा लोअर टू हायर जाएगी, तो ये हमारा पैरामिड था। नाउ इट इज मेन टॉपिक, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन साइकिल इज अ रिपीटिंग साइकिल of process during which nitrogen move through both living and non-living things, the atmosphere, soil, water, animals, bacteria, etc. सो साइकिल हम उससे कहते हैं जो साइक्लिक मैनर में चले, मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड हो, उसको हम कहते हैं साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल ऐसी साइकिल है जिसमें नाइट्रोजन मूव करेगा, लिविंग में भी जाएगा और नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट होगा, तो उसको हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इनिशियल स्टेप होता है नाइट्रोजन साइकिल का। इसमें क्या होता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में 3 गैसेस है, कार्बन, हाइड्रो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारी एटमॉस्फेयर में होती है, जो हमारे पास इनर्ट फॉर्म में होते हैं। इनर्ट मीन्स न्यू फॉर्म। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन हमारे पास पहले तो अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी अमोनिया में। कैसे होगी कि ये नाइट्रोजन जो है इसको प्लांट्स, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से पहले प्लांट्स में आएगी, प्लांट्स इस नाइट्रोजन को ट्रैप करेंगे और सॉइल में ले आएंगे अपनी। अब वहाँ पे क्या होगा कि जब ये नाइट्रोजन गैस सॉइल में, ज़मीन में जमा हो जाती है, कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, या फिर बारिश होती है, बारिश के थ्रू पानी ज़मीन पे आता है, उसमें भी वो नाइट्रोजन सॉइल में जमा होती है, एटमॉस्फेयर से सॉइल में होते आती है। तो वहाँ सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको बेनिफिट दें, या इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो आपको आपका रिलेशन बनाए दूसरी चीज़ के साथ, वो आके आपको सिम्बायोटिक बताती हूँ मैं। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है डायज़ोट्रॉफ्स। उसके अलावा एज़ोटोबैक्टर और राइजोबियम, ये 3 बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे कि ये यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे।
इट मीन्स यहाँ पर पहला स्टेप ये हुआ कि नाइट्रोजन कहाँ आई, एटमॉस्फेयर से सॉइल में आ गई बाय द हेल्प ऑफ दीज बैक्टीरिया। यहाँ पर बैक्टीरिया ये इनको फिक्स कर देंगे नाइट्रोजन को। ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन आई ये फिक्स किस शक्ल में हुई, अमोनिया की शक्ल में होगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्राइमरी अवेलेबल इन एन इनर्ट फॉर्म, ये न्यू थी। फिर यहाँ पे ये कन्वर्ट होगी अनस्टेबल फॉर्म में, जिसको कहा हमने अमोनिया। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन द इनर्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस इज डिपॉजिट इनटू सॉइल। अब ये अमोनिया में कैसे कन्वर्ट होगी, यहाँ पे क्या था कि नाइट्रोजन गैस के पास N2 था। अब हमारी सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बनाएगी, NH3। तो यहाँ पे क्या बना, अमोनिया, और यहाँ पे बाकी बच गया H2O। तो वो H2O हमारे पास पानी रह गया और बाकी हाइड्रोजन वाटर ने अमोनिया के साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया और अमोनिया बनाया। इट मीन्स ये नाइट्रोजन थी आपके पास, इसने किसके साथ रिएक्ट किया, H2O के साथ, और क्या बना, NH3, अमोनिया। ये अमोनिया और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई। अब यहाँ पे आप काउंट करिए वैलेंसी पूरी, इन 2 और 2 4, NH3 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3 आएंगे, 3 2 ज़ा 2 3 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6। सो ये वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि आप इसको देख लीजिएगा कि जब नाइट्रोजन आपकी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे अमोनिया बनेगा सॉइल में। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कुछ बैक्टीरिया की मदद से होता है जिनका नाम था डाइजोट्रॉप्स, एजोट्रोबैक्टर और राइजोबियम। सेकंड है नाइट्रिफिकेशन। अब यहाँ पे जो अमोनिया बनी थी सॉइल में ये कन्वर्ट होगी नाइट्रेट में बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। अब ये जो बैक्टीरिया थे यही वाले, वो उन्होंने पहले क्या किया अमोनिया में। अब यहाँ पे सॉइल में कुछ और बैक्टीरिया है जिनको कहते हैं नाइट्रोसोमास बैक्टीरिया। इनका काम क्या होगा कि जो अमोनिया सॉइल में थी अब ये इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO2। फिर ये नाइट्रेट आगे रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और कन्वर्ट होगी नाइट्राइट में। दो प्रोसेस होंगे, दो टर्म है, याद कीजिएगा। एक है नाइट्रेट TRAT, एक है नाइट्राइट। पहले अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में, नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO2। उसके बाद ये नाइट्रेट कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में, मतलब पहले नाइट्रेट बना फिर ये नाइट्रेट बना, किसकी मदद से, सोमनास बैक्टीरिया की वजह से। अब क्या होगा कि ये जो नाइट्रेट बना इसमें ऑक्सीजन की एडिशन होगी। ये कैसे बना कि अमोनिया में जब हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जब आया इसने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया और नाइट्रेट बनाया। उसके बाद इस नाइट्रेट ने फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और नाइट्राइट बनाया by the help of nitrosomonas bacteria. Now these nitrates are converted into nitrates by नाइट्रोबैक्टीरिया। यहाँ पर दो बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोसोमनास बैक्टीरिया का काम ये है कि वो अमोनिया से नाइट्रेट बनाता है, मेन पॉइंट। यहाँ पर दूसरा बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। उसका काम ये है कि ये नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाता है। पहले अमोनिया से NO2,
इसका काम था नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया का। अब नाइटर बैक्टीरिया का काम क्या है कि NO2 से NO3 बनाना। नाउ इट इज क्लियर। व्हाट इज एसिमिलेशन? Plants take in the nitrogen compounds from soil with the help of their root, which are available in the form of ammonia, nitrite and nitrate or ammonia, and are used in the formation of plant and other. अब प्लांट्स ये नाइट्रोजन लेंगे सॉइल से। सॉइल से कैसे लेंगे कि ये सॉइल में थी और सॉइल में प्लांट्स की क्या थी, जड़ें होती हैं। तो इन जड़ों की मदद से ये सॉइल से नाइट्रोजन लेंगी किसी भी शक्ल में, अमोनिया की शक्ल में होगा, ये नाइट्रेट आपने बनाया, नाइट्रेट नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाया या अमोनिया आयन बनाए, तो इनकी ये जो फॉर्मेशन थी अब ये प्लांट्स लेगा या एनिमल्स लेगा। अब जब ये प्लांट्स लेगा तो इस नाइट्रोजन से जो इसकी अमोनिया थी, नाइट्रेट थी, ये लेगा और अपने अंदर प्रोटीन बनाएगा इनसे। मतलब एसिमिलेशन का फंक्शन ये है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि आपके सॉइल के अंदर जो भी कंपाउंड नाइट्रोजन का मीन्स नाइट्रोजन के जो भी कंपाउंड है, चाहे वो अमोनिया हो, नाइट्रेट जो भी हो, वो सॉइल जो है से प्लांट्स लेंगे रूट्स के थ्रू। अब इस नाइट्रोजन से वो अपने अंदर प्रोटीन्स बनाएंगे, क्योंकि प्रोटीन कैसे बनते हैं, अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। इस तरीके से ये नाइट्रोजन जो थी वो हमारी फूड वेब के अंदर आ जाएगी। फूड वेब से क्या मुराद है कि अब ये प्लांट्स के अंदर आएगी नाइट्रोजन, प्लांट्स इससे प्रोटीन बनाएंगे। अब इस प्लांट को कोई और एनिमल खाएगा, उस एनिमल के अंदर ये नाइट्रोजन चली जाएगी या ये प्रोटीन चली जाएगी, फिर इस तरह से उस एनिमल को फिर जब कोई खाएगा फिर उसमें ट्रांसफ़र होगी। इट मीन्स ये हमारी फूड वे में दाखिल हो गई थ्रू प्राइमरी कंज्यूमर्स व्हेन ईट दी प्लांट्स। इसको कहते थे एसिमिलेशन। नाउ व्हाट इज अमोनिफिकेशन? व्हेन दीज प्लांट्स और एनिमल्स डाई। अब जो ये प्लांट्स और एनिमल्स जिनके अंदर ये नाइट्रोजन गई है, जब ये मर जाएंगे, मर जाते हैं तो मिट्टी में जाते हैं, मीन सॉइल में जाते हैं। अब इनको ये डेड डिकम्पोजर्स खाएंगे। डिकम्पोजर्स से मुराद है फंजाई और बैक्टीरिया खाते हैं इनको। तो अब ये जो नाइट्रोजन इनकी बॉडी में थी प्लांट्स और एनिमल्स के, अब कहाँ पे आएगी, इनको फंजाई और बैक्टीरिया के, जो कि सॉइल में रहते हैं। अब ये क्या करेंगे, फंजाई बैक्टीरिया ये इस नाइट्रोजन को अमोनिया में वापस कन्वर्ट करेंगे। जो इन्होंने नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाई थी, अब ये फंजाई और बैक्टीरिया जब ये नाइट्रोजन लेंगे तो ये नाइट्रेट और नाइट्रेट की शक्ल में नहीं लेंगे, बल्कि अमोनिया में इसको कन्वर्ट करके फिर लेंगे। मतलब पहले नाइट्रोजन थी, फिर अमोनिया बनी, फिर अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट बना, फिर वापस से क्या हो रहा है, अब इससे ये वापस अमोनिया बना। किसने बनाया? डिकम्पोजर्स ने। कौन से? बैक्टीरिया और फंजाई। अब इस प्रोसेस को कहते हैं हम अमोनिफिकेशन। मतलब जब नाइट्रेट या नाइट्राइट से वापस अमोनिया बने। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस अमोनिया विच इज फर्दर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस। What is denitrification? Is the process in which the nitrogen compound make their way back in the atmosphere by converting nitrate into nitrogen gas. The process of nitrogen cycle is the final stage and occur in the absence of oxygen. अब ये बैक्टीरिया फर्दर क्या करेंगे कि ये नाइट्रेट जो थी, जिन्होंने अमोनिया से इन्होंने क्या बनाया, अब ये नाइट्रेट बनाया। ये नाइट्रेट से एक तो स्टेप था अमोनिया का, अमोनिफिकेशन का। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा कि ये इसकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या करेंगे,
कि इस नाइट्राइट से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे और प्योर फॉर्म नाइट्रोजन में ले आएंगे। मीन्स NO3 से ऑक्सीजन निकाल देंगे, डीऑक्सीफिकेशन कर देंगे, इसकी ऑक्सीजन निकाल देंगी ये बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन वापस इसको एटमॉस्फेयर में भेज देंगे। द प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन is the process in which the nitrogen compounds make their way back into the atmosphere by converting nitrite into gaseous nitrogen। अब क्या होगा कि नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगी? नाइट्रोजन में। द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल्स द फाइनल साइकिल एंड अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये नाइट्रेट तब अमोनिया में कन्वर्ट होगा जब ऑक्सीजन ना हो। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड बाय, अब ये कन्वर्ट कौन करेगा इसको? नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करेगा? अब यहाँ पर भी ये बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियल, जिनके दो नाम है, क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास। इनके आप भले आप नाम ना याद करें, ये इतना नहीं आता, ये आप प्रोसेस याद कर लें कि अमोनिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। सो ये जो बैक्टीरिया हैं जिनके नाम लिए क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास, ये क्या करेंगे कि नाइट्रोजन विच विल प्रोसेस नाइट्रेट टू गेन ऑक्सीजन एंड गिव आउट, इस नाइट्रेट से ऑक्सीजन ले लेंगे और फ्री करके इसको वापस हवा में भेज देंगे। सो इसके 5 स्टेप थे। डीनाइट्रिफिकेशन की इक्वेशन ये लिखी हुई है। उसके बाद अमोनिफिकेशन जो बैक्टीरिया वगैरह करवाते, फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन जब ये नाइट्रोजन कोई एनिमल लेता है, फिर नाइट्रीफाइंग, फिर ये सॉइल में जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया इनको कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद लास्ट व्हाट इज इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं जब कंपटीशन हो सेम स्पीशी के साथ, मतलब कैट का कैट के साथ, डॉग का डॉग के साथ, रैबिट का रैबिट के साथ, बफेलो का बफेलो के साथ, जब कंपटीशन हो तो उनको इंट्रास्पेसिफिक कहते हैं। और जब इंटरस्पेसिफिक उसको कहते हैं जब कंपटीशन दूसरे स्पीशीज़ के साथ हो, जैसे कैट का डॉग के साथ होगा, या लायन का होगा, फॉक्स का होगा, या उसके अलावा पिजन कह लें और ईगल कह लें। तो डिफरेंट स्पीशी का जब आपस में कंपटीशन होगा तो वो इंटरस्पेसिफिक होगा। अब कंपटीशन की वजह क्या होती है? फूड होता है, आपको फूड ज़्यादा नहीं है वो ले लेगा, या आपका शेल्टर होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये आपके मेन कॉजेज होते हैं कंपटीशन के। व्हाट इज़ प्रीडेटर एंड व्हाट इज़ प्री? प्रीडेटर कहते हैं शिकारी को, जो किसी को मार कर खाए, मतलब जो जिंदा चीज़ को मार कर शिकार करके खाए, उसको प्रीडेटर कहते हैं। और प्री कहते हैं जो शिकारी हो, मतलब शिकार करके खाए वो प्रीडेटर है, और जो बेचारा शिकार बना है वो प्री है, जो मारा गया है, जो किसी का शिकार हो गया है, सो उसको हम प्री कहते हैं। सम प्लांट्स, और कुछ प्लांट्स भी प्रीडेटर होते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट और वेनिस फ्लाई प्लांट। इनको प्रीडेटर्स क्यों कहते हैं कि आप इनकी स्ट्रक्चर देखें ना, इस तरह से होते हैं, टीथ होते हैं इनके, इन प्लांट्स के। तो यहाँ पे इनके प्लांट के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है या कोई हाउस फ्लाई बैठ जाएगी, बटरफ्लाई बैठ जाएगी, तो ये इनके टीथ, इनका माउथ होता है इन प्लांट्स का, वेनिस फ्लाई। फिर कोई इंसेक्ट आके बैठ जाता है तो फिर इसको ये खा लेते हैं, तो इस वजह से इनको प्रीडेटर्स कहा जाता है, क्योंकि ये जानवर कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं। व्हाट इज सिम्बायोसिस? सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सिम्बायोसिस कहते हैं ऐसे रिलेशनशिप को जो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान हो, दैट शेयर सिमिलर हैबिटाट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्व इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसकी 3 टाइप्स हैं, म्यूचुअलिज्म,
कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। व्हाट इज म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म उसे कहते हैं जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो। एसेंस रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। जैसे कोरल रीफ्स होते हैं, ये ऐसी एनिमल्स है जो पानी के अंदर होते हैं। कोरल रीफ ये कॉलोनी में रहते हैं, इस वजह से कोरल रीफ कहलाते हैं। आर नथिंग बट अ म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन बिटवीन कोरल ऑर्गेनिज्म एंड वेरियस टाइप ऑफ एल्जाई रिसाइडिंग इनसाइड देम। कोरल रीफ और एल्जाई का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो कोरल रीफ के ऊपर एल्जाई रहते हैं। एल्जाई को क्या बेनिफिट मिलता है इससे कि वो उसकी शेल्टर मिल रहा है उसको, या फूड वगैरह वहाँ से मिल जाता है उसको। तो कोरल रीफ भी उसको हार्म नहीं कहता एल्जी को, बल्कि वो एल्जी उसको ऐसा कह सकते हैं एक बेनिफिट देता है कोरल रीफ को कि वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देता है। सो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट मिले, कोई नुकसान ना मिले, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। व्हाट इज कमेंसलिज्म? व्हेन ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट while अदर इज नीदर बेनिफिट नॉर हार्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसी सिम्बायोसिस जिसमें सिर्फ एक इंसान को फ़ायदा हो और दूसरे को ना नुकसान हो ना फ़ायदा हो, तो उनको हम कमेंसलिज्म कहते हैं। उसमें आपके पास आ जाता है हर्मिट क्रैब यूज गैस्ट्रोपोड शेल टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। ये क्रैब है, गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं शेल वाले ऑर्गेनिजम्स को जिनका शेल हो। तो ये हर्मिट क्रैब क्या करते हैं कि इनका शेल यूज़ करते हैं गैस्ट्रोपोड का अपने आप को महफूज करने के लिए। सो इससे गैस्ट्रोपोड को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही फ़ायदा पहुंचता है। व्हाट इज़ पैरासिटिज्म? व्हेन वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिट while द अदर इज हार्म। जिसमें एक को फ़ायदा और दूसरे को नुकसान हो, उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। जैसे कि हमारे पास लिवर फ्लूक है। लिवर फ्लूक क्या करता है, हमारे लिवर के इंसानों का जो लिवर है उसके अंदर जाता है और वहाँ से टिश्यूज़ हमारे ब्लड सक करता है, तो इस वजह से हम बीमार हो जाते हैं। सो इंसानों को नुकसान है और लिवर फ्लूक को फ़ायदा है। What is greenhouse effect? The greenhouse effect is the process through which heat is trapped in air, Earth's surface by substance known as greenhouse gases. ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको कहते हैं, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्थ की सरफेस के अंदर हीट ट्रैप हो जाए, मीन्स जो हमारी हीट है यहाँ पर बंद हो जाए, उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और उस हीट के अंदर जो गैसेस हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये सेम ही टर्म है, या आप ग्लोबल वार्मिंग कहें या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहें। ग्लोबल वार्मिंग अकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर air pollutant collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that have bounced off the earth's surface. सो ग्लोबल वार्मिंग हम उससे कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी पॉल्यूटेंट से मुरादें जो हमारे लिए नुकसानकार हों चीज़ें, जब ये चीज़ें हमारे आबो हवा में बढ़ जाती हैं तो ये क्या करती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी, उसको ट्रैप करता है। ट्रैप से मुराद है एब्जॉर्ब करता है। सो जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो सूरज की रोशनी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में आती है और इस वजह से हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। सो नॉर्मली दिस रेडिएशन वुड escape in the surface, but these pollutants which can last for years to centuries in the atmosphere trap the heat and cause the plant to get hotter. सो यही कंपोनेंट्स की वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट जमा हो गए हैं जिसकी वजह से वो हमारी सनलाइट और रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हॉटर होता जाता है।
दीज ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हमारे में एटमॉस्फेयर में है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, सिंथेटिक फ्लोरिएंटेड गैसेस जैसे इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो गैसेस लिखी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस कहलाती है। और उनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेयर पे, इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि हमारा एनवायरनमेंट हॉट होता जाता है, तो इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ एसिड रेन? Acid rain result when sulfur dioxide and nitrogen oxides are emitted into the atmosphere and transported by air and air currents. क्या होता है कि एसिड रेन उससे कहते हैं हम बेसिकली, जब हमारी ये एक टर्म है, जब एसिड रेन का मतलब तो बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ जो पानी की शक्ल में आसमान से नीचे आए, चाहे वो स्नो की शक्ल में आए, रेन की शक्ल में आए, फॉग की शक्ल में आए, और इवन डस्ट जो पानी से भरी हो। सो ऐसी रेन या ऐसी बारिश जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एसिडिक कंपोनेंट से मिला दे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मीन्स ऐसी बारिश जिसमें तेज़ाबी चीज़ें हो, एसिड पाया जाता हो, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। अब ये एसिड रेन की वजह क्या होती है, क्यों होती है, कि क्या होता है कि हमारी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब हमारे एटमॉस्फेयर ज़मीन से ये चीज़ें जब जाती हैं, ये कहाँ से बनती है? इंडस्ट्रीज़ से बनती है। इंडस्ट्रीज़ में हमारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, एसिड यूज़ होते हैं। फिर जब ये धुआं ज़मीन से ऊपर आबो हवा में हमारी जाता है, हवा के ज़रिए जाता है ऊपर, तो ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। बादलों में हमारे पानी है, जब ये ज़मीन से ऊपर बादल में जाएगा तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, एंड वाटर एंड अदर केमिकल, तो वहाँ पे ये गैसेस सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस जब पानी के साथ रिएक्ट करती हैं जो बादलों में हैं, तो वहाँ पे ये एसिड की शक्ल में बन जाती हैं, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड। देन दीज मिक्स विथ वाटर एंड अदर मटेरियल बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड। फिर जब ये बरसती हैं तो ये एसिड रेन कहलाती हैं, जब इनके साथ ये गैसेस इस पानी में मिली होती हैं। फिर ये हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारी बिल्डिंग्स को, हमारी स्किन को, सो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नाउ व्हाट इज़ पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन कहते हैं ऐसे चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे इंसानों के लिए नुकसानकार हों। और जो मटेरियल होते हैं हार्मफुल मटेरियल, उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट में हमारे पास आ जाता है वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनो। पॉल्यूटेंट कैन बी नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक। दे कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानों की वजह से भी हो जाती है। जैसे हम कचरा फेंक देते हैं फैक्ट्रीज़ का, कुछ भी हमारा रन ऑफ जो हमारा होता है, ये हमारी ह्यूमन की वजह से पॉल्यूटेंट हमारे हवा में दाखिल हो जाता है। जैसे कि हमारे पानी ख़राब हो रहा है, हमारे समंदरों का पानी, तो वो हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी डिस्पोज़ल होता है हमारे घर का, हम फेंक देते हैं, या हमारे गटर्स वगैरह से पानी वहाँ पे छोड़ा जाता है जहाँ पे पीने का होता है। सो इस वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो वाटर पॉल्यूशन होता है। या इंडस्ट्रीज़ का जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में छोड़ा जाता है। या फिर एयर के अंदर हमारा जो धुआं जा रहा है, जो हमारे वेजिकल्स का है, गाड़ियों का है, ये धुआं हमारे लिए नुकसानकार है। जब ये हवा में जा रहा है तो हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है, तो वो एयर पॉल्यूशन है। फिर वो ऑक्सीजन या वो एयर हम इनहेल करते हैं तो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए भी नुकसान करें। और लैंड के लिए जैसे कि लैंड हमारी ज़मीनों के अंदर कूड़ा कचरा है, तो ये हमारा लैंड पॉल्यूशन कहलाता है। नाउ व्हाट इज़ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल कहते हैं जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकें, कैन रिप्लेस इट एट द रेट इट इज़ यूज। उसमें हमारे पास टिम्बर आ गया, लकड़ी, विंड या सोलर,
और नॉन रिन्यूएबल ऐसे होते हैं जिनकी लिमिटेड सप्लाई हो, जैसे जिनको सालों लग जाए बनने में, जैसे कोल, नेचुरल गैस जो हमें ज़मीन से मिलती हैं, इनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। और रिन्यूएबल में हमारे पास ये अवेलेबल होती हैं हर टाइम पे, और हम इससे और भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे लकड़ी से हमने फर्नीचर बना लिया, ईटीसी। सो ये आपका ऑल ओवर द चैप्टर था।